नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं। नगर पालिका की 28 और नगर परिषद की 18 सीटों के लिए चुनाव में भाजपा और जजपा ने दमदार प्रदर्शन किया, तो मैदान में निर्दलीय उतरे उम्मीदवारों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए निकाय की 19 सीटों पर कब्जा किया। हालांकि इनेलो और आम आदमी पार्टी जो है वो उम्मीद से बेहतर नहीं कर पाई। निकाय चुनाव में आए परिणाम को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि प्रदेश की राजनीति आने वाले समय में क्या दिशा लेगी इन परिणामों के मद्देनजर, क्योंकि भाजपा जजपा इसे सरकार का रिपोर्ट कार्ड कह रही है कि जनता को उनकी नीतियां पसंद आई हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो विकल्प बनने की बात हरियाणा प्रदेश के अंदर कह रही है, क्या आंकड़े इस तरफ इशारा करते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल जो कह रही है कि जी तोड़ मेहनत की जा रही है संगठन को खड़ा करने के लिए, लेकिन सुई विधानसभा से लेकर निकाय पर एक पर ही अटकी हुई है। और कांग्रेस पार्टी का बिना सिंबल के चुनाव लड़ने का एक्सपेरिमेंट उस दिशा में, जब चेयरमैन के चुनाव ही पहली बार डायरेक्ट हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, सफल कहा जाएगा या विफल कहा जाएगा? बात करेंगे तमाम विषयों के ऊपर, लेकिन ये रिपोर्ट एक बार देख करके पूरी अपडेट्स और लीड्स आप पहले समझ लीजिए। किसने दिखाया कितना दम? हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम भी आ गए। निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर परचम लहराया है। हरियाणा में 8 साल से सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने सहयोगी जेजेपी के साथ मिलकर 46 नगर निकायों में से 25 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। नगर परिषद की बात करें तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने 18 में से 11 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वही बात अगर नगर पालिका की जाए तो बीजेपी जेजेपी ने 28 में से 14 सीटों पर कब्जा किया है। बीजेपी जेजेपी इस परिणाम को अपना रिपोर्ट कार्ड बता रही है, यानी सत्ता दल की माने तो आगे आने वाले निकाय चुनाव या विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि निकाय में जनता ने अपना समर्थन देकर इस बात की ओर इशारा कर दिया है। हालांकि निकाय चुनाव से हरियाणा में आगाज करने वाली आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर तो नहीं, लेकिन एक सीट पर कब्जा कर आपने भी ठीक ठाक शुरुआत की है, या यूं कहें कि हरियाणा में विकल्प तलाश रही आम आदमी पार्टी के लिए ये आगाज बेहतर साबित नहीं हो सका। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए निकाय में 19 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। यानी सीधे तौर पर सिंबल पर मैदान में नहीं उतरने वाली कांग्रेस अब निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने समर्थन की बात कर बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके साथ ही यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि हरियाणा की जड़ों में शामिल यानी कोने कोने तक पकड़ रखने वाली इनेलो केवल एक सीट पर ही कमाल कर पाई। अब ऐसे में ये सवाल उठना भी बेहद लाजमी है कि क्या इनेलो के लिए ये परिणाम इसके अस्त होने की ओर इशारा कर रही है। कांग्रेस, इनेलो या आम आदमी पार्टी जो बड़े चुनाव पर पकड़ बनाना चाहती है, वो अगर निकाय चुनाव के इस छोटे चुनाव में अपनी मौजूदगी की सही तरीके से दर्ज नहीं करा पाई, या यूं कहें कि जनता का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाई, तो क्या आने वाले समय में इन राजनीतिक दलों का अस्तित्व रह पाएगा? निकाय चुनाव में ओवरऑल परिणाम को देखें तो ये सवाल उठना लाजमी है, आखिर हरियाणा के स्थानीय चुनावों के नतीजों के मायने क्या है? क्या बीजेपी ने कृषि आंदोलन के बाद हरियाणा में एक बार फिर कोई जमीन वापस पाने में सफलता हासिल की है? इन चुनावों में कांग्रेस की क्या स्थिति रही? आम आदमी पार्टी के लिए इन नतीजों के क्या मायने, या फिर इनेलो के आगे का भविष्य क्या होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो विश्लेषण का ये दौर जो है शुरू करते हैं, अपनी चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है, मैं परिचय कराऊं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोगेंद्र मौर्य साहब हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरदीप पाडला हमारे साथ मौजूद हैं, जेजेपी से। रजवंत दहीनवाल जी इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर पंकज बेनीवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। एक एक छोटा छोटा कमेंट सबसे पहले मैं लूंगा। अपनी अपनी पार्टियों के लिहाज से इन चुनावों के नतीजों को देखते हुए आने वाली राजनीतिक जमीन और जनता के साथ जुड़ाव को सबकी पार्टियां कैसे देख रही हैं? मैं शुरुआत करता हूं विजेता दल से, यानी कि भाजपा जजपा से। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपके पास।
भारतीय जनता पार्टी इस जीत को और इस प्रचंड जीत को बहुत विनम्रता के साथ और जनता को के सामने नतमस्तक होकर जनता के इस अपार स्नेह, प्यार और आशीर्वाद को स्वीकार करती है और ये मानती है कि जनता ने जो जिम्मेदारी दी है ये हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए दी है और अधिक ऊर्जा के साथ और ज्यादा उत्साह के साथ जनता के लिए काम करना, अंत्योदय की भावना के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना, लोगों का जीवन किस प्रकार से सुलभ हो इसलिए काम करना। और दरअसल ये जो जीत है ये जनता का भारतीय जनता पार्टी को जो एक प्यार, जो अविरल प्यार मिल रहा है, अनवरत प्यार मिल रहा है, उसकी ओर इशारा भी करता है, उसको स्थापित करता है। हर चुनाव का नतीजा ये स्थापित करता है कि विपक्ष के जो फर्जी आंदोलन है, विपक्ष के जो फर्जी प्रदर्शन है, उनके साथ जनता अपना सरोकार नहीं जोड़ती है। विपक्ष को खुद को रीइन्वेंट करना चाहिए और जनता जिन विषयों के साथ खुद को मानती है उन विषयों को उठाना चाहिए। बिना बात की नकारात्मक विपक्ष जो है उसको जनता ने अस्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक राजनीति को पुरजोर तरीके से जो है आशीर्वाद दिया है। हम फिर से विनम्रता से इस जनता का या सामने नतमस्तक होते हैं, इसको सलाम करते हैं। ठीक है पाडला साहब, कल के नतीजे आने वाले कल पर किस तरह से प्रभाव डालेंगे, क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर जो नतीजे निकाय चुनाव के अंदर आए हैं ये भाजपा के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है इसके लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाले हैं। देखिए, इस सरकार को अभी बने हुए 2.5 साल हुए थे और इस 2.5 साल के अंदर कोरोना की बीमारी आई, इसके बाद किसान आंदोलन और ये विपक्षी दल है जो मेन तौर से इनेलो और ये जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने बहुत प्रदेश के अंदर अफवाहें फैलाई, बहुत इन्होंने नकारात्मक राजनीति करी, लेकिन उसके बावजूद निकाय चुनाव के अंदर जो गठबंधन लड़ा और पिछली सीटों पर गठबंधन के अंदर जेजेपी ने चुनाव लड़ा था, इसके अंदर उन सीटों पर 24% से करीब वोट हासिल करके आज निकाय चुनाव के अंदर जो परिणाम आए हैं, जननायक जनता पार्टी ने कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को और नेलो पार्टी पर मुंह तो जवाब दिया है और ये दिखाया है जो जनता है वो विकास करती है और जो झूठ की राजनीति है उसको जनता ने पूरी तौर पर निकाल दी। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं डॉक्टर पंकज बेनीवाल के पास। आप कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को कल के राजनीतिक हालातों पर? बेनीवाल साहब। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्रदेश की पूरी जनता को हमारी शुभकामनाएं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को इतना आशीर्वाद दिया और जीते हुए कैंडिडेट्स को भी सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर हरियाणा के अंदर कदम रख रही है और निसंदेह तौर एक सीट हमने जीती और जो बहुत सारी सीटों पे हमने करीबी कड़े मुकाबले में बीजेपी के साथ हमने मुकाबला किया और हमारा जो वोट परसेंटेज था, जो कल बहुत सारे प्रवक्ता साहब भी कह रहे थे कि इनका 2 से 3% आएगा, वो हमारा 10% को क्रॉस करके जो हमने अपना निकाला, तो ये प्रदेश की जनता ने दर्शा दिया है कि भाजपा ने जो जीत दर्ज की है वो उनका जो कार्यकाल रहा, सत्तारूढ़ पार्टी है उसके हिसाब से रहे, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को 10% का वोट परसेंट देना ये बहुत मायने रखता है। इनेलो का 4% रहा, जेजेपी का बहुत कम रहा, बीजेपी का भी 26% रहा, जहां की इन सब का मिला ले तो 30% के आसपास बना और 70% जो वोट पड़ा है वो बीजेपी के खिलाफ पड़ा है, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं पड़ा, वो बीजेपी के खिलाफ पड़ा है और उसमें से 10% पे अगर आम आदमी पार्टी काबिज होती है तो यह जनता का आशीर्वाद है आम आदमी पार्टी के लिए। और सीएम सिटी करनाल के अंदर 4 जगह पे चुनाव हुआ, 4 में से सिर्फ 1 सीट ये लोग जीत पाए और 3 सीटों पर इनको हार का सामना करना पड़ा। ये बीजेपी की हार दर्शाता है, बीजेपी की जीत नहीं दर्शाता। डिप्टी सीएम जेजेपी से जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के, वो उचाना से अपनी सीट नहीं बचा पाए, वहां पर निर्दलीय जीत गया। नरवाना से जेजेपी का कैंडिडेट 6ठे स्थान पर चला गया, दूसरा तीसरा तो छोड़िए 6ठे स्थान पर नरवाना से चला गया। रानिया से जो रणजीत चौटाला जी हैं, बिजली मंत्री हमारे हैं, वो अपनी साख नहीं बचा पाए, वहां पे बनवारी लाल जी हैं बावल से, वो अपनी साख नहीं बचा पाए, अपने कैंडिडेट नहीं जिता पाए। हांसी में अगर आप देख लें, हांसी से 27 में से सिर्फ 12 ये पार्षद जिता पाए हैं, बाकी पार्षद इनके पास नहीं है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। हिसार के अंदर 6 विधायक इनके पास, 3 मंत्री, तो आगे करना था। 6 विधायक और 3 मंत्री हैं इनके पास वहां पर, फिर भी बीजेपी और जेजेपी को करारी शिकस्त का सामना वहां पे करना पड़ा है। हांसी के अंदर विनोद बयाना जी का बयान है कि जेजेपी ने हमें हरवा दिया वहां पर।
जो विनोद बयाना जी हैं, जो अभी वर्तमान जो वहां से एमएलए हैं, उनका बयान है कि जेजेपी ने हमारे साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा और हमारे को वहां से हरा दिया। इन फिगर्स के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि आप एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं। बहुत बेहतर विकल्प की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आता हूं अब राजवंत जी के पास। राजवंत जी, पहला कमेंट। जो चुनाव रहे उस चुनाव में मैं लगातार एक ही चीज कहता रहा हूँ कि कौन कितना करेगा उसका रिजल्ट आता है, और हमने जितना किया उसका रिजल्ट हमने वही देखा है कि 2019 में हमारी क्या हालात थी, हमें क्या जनता का क्या जनमत मिला। हम 1.5% वोट बैंक पे आ गए थे। और निकाय चुनाव आमतौर पर शहरों के चुनाव बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं बढ़कर आया है। चाहे हमने सरकार को हराने का काम किया है, हमने अपने अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत है। आगे आने वाले 2 साल बचे हैं, उन समय में हम और अपनी मेहनत करेंगे। और निश्चित तौर पर जो गांव की पार्टी कहने वाली थी, वो शहरों में कहीं ना कहीं अपना जनाधार बन रही है। उन्होंने जहां पे डबवाली में अपना उम्मीदवार जिताने का काम किया है, नरवाना में जहां पे उन्होंने अपने समर्थित उम्मीदवारों को, जो 4 समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको जिताने का काम किया है। हमने सीधे इस चीज के लिए सरकार से टक्कर ली है। और आप एक चीज को इसमें ना भूले, एक चीज को ना भूले कि जो अपने आप को एक जीत के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारे जनमत पूरा हमारे साथ है, सब कुछ उनके साथ है, एक चीज सोच के देखना, 26% लेने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ हम जीते हैं। आप ये भी तो चीज सोच के देखिए कि ये 26% वाला फिगर गलत है। ये 26% वाला फिगर जो है कंटेस्टेड है। ये अखबार में गलत है। अगर अखबार में गलत है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। हम जो आज की जो रिपोर्ट आई है, अगर उसके अखबार में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो गलत परिप्रेक्ष्य है। वरना हमारे भी आंकड़े हैं, वो 15% के हैं। परिप्रेक्ष्य उस चीज के लिए मैंने भी आपको वही नहीं कहा, मैंने उस अखबार के आंकड़े के लिए बोला है। भाई परिप्रेक्ष्य गलत है। कार्रवाई कीजिए, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन आपका ये मानना जरूरी है हम नहीं कार्रवाई करेंगे। आप समझ नहीं रहे विषय। 100 में से कितने लोग आपके खिलाफ हैं? ठीक है रजवंत जी, का विषय वो है। ठीक है रजवंत ट्रिपल इंजन की बात करने वाले लोग आज पूरी तरह से विफल हुए। ठीक है, आप उन्हें विफल बता रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर मैं डिबेट पर भी आऊंगा। जोगेंद्र साहब के पास में आ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से। जोगेंद्र साहब, रखिए अपना ओपनिंग कमेंट। जी केशव जी, देखिए हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने ये तय किया था कि हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे, ठीक है। और कांग्रेस ने कहीं भी मतलब जो है चुनाव नहीं लड़ा। और स्थानीय स्तर पर नेताओं ने अपने अपने तरीके से समर्थन दिया है ये निर्दलीय उम्मीदवारों को। और आप देखिए कि जब पूरा मतलब एक जसपा और भाजपा का गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रही है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि लगभग आधे उस पर निर्दलीय उम्मीदवार जो जीत के आए हैं। और जो अन्य प्रवक्ता जो विपक्षी प्रवक्ता जो कह रहे हैं, वो बात भी है कि जहां मतलब इनके डिप्टी सीएम है, चाहे बावल में से करनाल की जो स्थितियां हैं, तो किस प्रकार से जब मतलब कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, उसके बावजूद भी निर्दलीय जो है, अब जब सिर्फ ने सिंबल पे चुनाव लड़ा है तो जनता ने जो सिंबल पे वोट दिया, जो निर्दलीय वोट दिया है वो वोट तो सबके खिलाफ दिया है ना। तो वो वोट शेयर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है और वो सत्ता पक्ष के भी खिलाफ है। तो इसलिए इस चुनाव से मुझे नहीं लगता कि भाजपा और जसपा गठबंधन को अति उत्साही होना चाहिए, क्योंकि जो मैंडेट है, वोट परसेंटेज है, वो अधिक सरकार के खिलाफ है और सरकार के पक्ष में कम है। और बावजूद उसके जब कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, अब मैं जवाब लेता हूं इस बात का। मैं रावल साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि सवालों की बौछार सबसे ज्यादा आपके ऊपर हुई है। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प बनने की दिशा में कदम उठा रही है। डॉक्टर पंकज ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हमने मुकाबला किया और उसके बाद फिर जैसा कि रजवंत जी ने कहा कि सरकार से सीधे टक्कर ली, सरकार विफल है। और यही बात जोगेंद्र साहब कह रहे हैं। देखिए, आज का जो न्यूज तो ये है कि शिवालिक की पहाड़ियों में बसे कालका से अरावली की पहाड़ियों में बसे पलवल तक। मुझे इको आ रहा है, अगर इसको आप फिक्स करवा दें तो प्लीज। अभी तुरंत मैं फिक्स कराता हूं। जी 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 हाँ, तो मैं बता रहा था कि अरावली की पहाड़ियों के पलवल से शिवालिक की पहाड़ियों के कालका तक, घाड़ के सढोरा से अहिरवाल के महेंद्रगढ़ तक, और दिल्ली से अगर निकले हरियाणा की तरफ तो पहला स्टेशन कुंडली से लेकर दूसरा गन्नौर, तीसरा संभालखा, चौथा गोहाना, पांचवा गरोंडा, एक तरफा हरियाणा के मैप पर जहां देख रहे हो कमल का फूल दिख रहा है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सफलता में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता की पार्टी है, अगर इस भाजपा की सफलता में भी हमारे विपक्षी साथी अपनी सफलता ढूंढ रहे हैं तो हम तो खुश हैं।
हम तो कहते ही हैं सबका साथ और सबका विकास। हमारी सफलता में इस प्रकार का ये जश्न मनाने को तैयार हैं, तो हम अगर ये हमारे जश्न में शामिल होना चाहें तो बहुत अच्छा, और हमारी जीत का ये जश्न मनाना चाहें, हमें इनवाइट करना चाहें तो हम भी इनके जश्न में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जिस पार्टी की बात कह रहे हैं आप मुकाबला करने की, उनका पूरे 46 में से 1 सीट आई है, पूरे 46 में से। और उछल कर क्या कह रहे हैं, पहले तो कह रहे थे कि 13 सीटें हम जीतेंगे परिषद में। खुद आकर सुशील गुप्ता ने, अगर वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो बता दीजिए, खंडन कीजिए इस बात का। सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, उन्होंने आकर कहा था कि हम 13 सीटें जीतेंगे। 13 छोड़िए, 0 जीते, 1 भी नगर परिषद नहीं जीत पाए। सबसे छोटी जो नगर पालिका थी पूरे हरियाणा में वो इस्माइलाबाद में थी, वो एकमात्र जीते हैं। और वहां पर जो जीता है व्यक्ति, वो भी इसलिए जीता क्योंकि भाजपा की टिकट उसको नहीं मिली। इस्माइलाबाद से हमारा साथी है, पुनीत मल नाम है उसका, उसकी श्रीमती जी को इन्होंने टिकट दिया, वो हमारे से टिकट मांग रहा था। हमारा कार्यकर्ता है, मैं सैकड़ों फोटो दिखा सकता हूं, मेरे कार्यक्रमों में रहा, मेरा खुद का स्वागत किया उस व्यक्ति ने। तो इसलिए ये जितने उत्साहित हो रहे हैं, मुझे हैरानी है कि किस प्रकार से इसको जस्ट, लेकिन गुड लक टू देम। अच्छा, फिर एक इन्फ्लेटेड फिगर भारतीय जनता पार्टी की 26% बता रहे हैं। अरे साहब, जहां जहां पर हम चुनाव लड़े हैं वहां का अगर प्रतिशत निकालें तो 42.5% वोट हमें पड़ा है, जहां जहां पर केवल भाजपा को। और ये 42.5% वोट जो है, जो केजरीवाल साहब अभी विधानसभा में जो खुद को कहते हैं ना कि हमने विपक्षियों को वाइप आउट कर दिया, उनको भी 40% वोट पड़ा था, उनसे भी 2.5% ज्यादा पड़ा है। अगर इसको आप भाजपा की असफलता मानते हैं और कहते हैं कि 58% भाजपा के खिलाफ पड़ा है, तो केजरीवाल साहब के खिलाफ तो 60% पड़ा है। वो तो उन्हें तो तुरंत इस्तीफा देकर जो है विपक्ष की राजनीति करनी चाहिए। देखिए, वो कह रहा है ये जो 52% का एक अखबार ने इन्फ्लेटेड फिगर लगाया, आदर्श एक नहीं है। एक सीट में एक आदर्श को लेते तब मानते इस बात को। जितने आदर्श लड़े उन सब का वोट काउंट कर लिया और वो फिगर दिखा दिया 52%। देखिए, कमाल की बात है। और आम आदमी पार्टी की स्थिति तो इसलिए दिलचस्प है बहुत ज्यादा कि आम आदमी पार्टी जो है पहली बार, इतिहास में पहली बार, जब से बनी है तब से लेकर आज तक पहली बार नोटा से अधिक वोट लेकर आई है। आज तक हरियाणा के अंदर 2014 का लोकसभा का चुनाव हो या 2014 का विधानसभा का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो या 2019 का विधानसभा का चुनाव हो। केशव जी, मुझे ज्यादा सारे सवाल मुझसे थे तो मुझे एक बार बताने दीजिए। तो आज तक नोटा का तो परसेंटेज था 0.52%, आम आदमी पार्टी का परसेंटेज था 0.48%। कांग्रेस पर आ जाते हैं जिनमें इतनी उक्कत और हिम्मत ही नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड लहर में जो है चुनाव भी लड़ पाए। ठीक है, अपने केंद्रीय नेतृत्व को बेवकूफ बनाते रहे कि हमें फ्री हैंड दोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पहले राज्यसभा में देखा कि ना तो विधायक इनके साथ हैं और इन चुनाव में देखा कि जनता भी इनके साथ नहीं है, इसलिए रण छोड़कर भाग गए। हम तो इनको शुरू से ही रण छोड़ कांग्रेस कह रहे हैं। रण छोड़कर रायपुर चले जाते हैं, रण छोड़कर मैदान से भाग जाते हैं। इतनी हिम्मत होती तो चुनाव उनका एक सवाल और एक के बाद एक मैं एक हर चैनल पर दिखा चुका हूं। हाँ, उनका एक सवाल यह भी है कि अगर सरकार वाकई इस चुनाव के नतीजे को रिपोर्ट कार्ड मान रही है तो फिर करनाल के अंदर विन इज टू लॉस का रेशियो जो है वो 3:1 है। 3 हार 1 जीते नहीं है, 3:1 नहीं है। हाँ। गलत जानकारी अगर देंगे तो गलत गड़बड़ रहेगी। पहली बात तो हाँ। हम तीन जगह चुनाव हुआ करनाल के अंदर। पहला घरोंडा हम जीते, दूसरा निसिंग, वहां हमारा कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा, वहां जो जीता है वो हमारा ही कैंडिडेट है। वो वहां हमने जब किसी को सिंबल ही नहीं दिया और जो जीता वहां पर वो अपने फेसबुक पर अब से पहले ही कह रहा था कि मैं प्राउड मोदी भक्त हूं, उसके बैनर पोस्टर पर भाजपा के नेताओं की फोटो, और जीतते ही सबसे पहले मिठाई खिलाने भाजपा के नेताओं के पास चला गया, उसको ये बता रहे हैं। तीसरी जहां त्रावड़ी की बात है, त्रावड़ी के अंदर भी जो है हम बहुत ज्यादा बुरा प्रदर्शन नहीं है हमारा। ठीक है, थोड़ी जगह कहीं पर जीत हार होती है, ये पर्सनल लेवल पर भी होता है इलेक्शन, लेकिन जिसको ये अपना गढ़ बता रहे हैं ये तो कोई नहीं बता रहा कि किस प्रकार से हुड्डा साहब, जिसको अपना गढ़ और बापोती मानकर चिल्ला कर कहते थे, सोनीपत में एक जगह भी इनका कोई जीता हो तो बताओ, सब जगह भाजपा जीती, दोनों की दोनों सीट्स पर। इसी प्रकार झज्जर के अंदर दोनों की दोनों सीट पर बहादुरगढ़ में भी हम जीते और झज्जर में भी हम जीते, सोनीपत के गन्नौर में भी हम जीते और गोहाना में भी जीते। रोहतक के महम में पहले तीनों नंबर पर भाजपा के समर्थित उम्मीदवारों को
12,000 में से 8700 ठीक है। वोट तीनों भाजपा मतलब के आप कार्यकर्ताओं कह रहे हैं को, कि जनता ने तीनों, रिपोर्ट और कार्ड उनमें दिया, 2 पदाधिकारी हैं हमारे, जनता ने और रिपोर्ट तीनों कार्ड दिया, आकर उसमें आपको बधाई पास कर दे रहे दिया, हैं। ये कहना है। मैं ये भी कह रहा हूं और ये भी बता रहा हूं, ये जो 52% है, इस 52% में ठीक है। महम जैसी स्थान पे ठीक। जहां पर 85% वोट हमें मिला है, वो 85% आपने अदर्स को डाल दिया। देखिए, हमने कुछ जगह पर जहां पर हमें ये लगा कि भाई बिल्कुल लड़ाई हो सकती है, आपस के कार्यकर्ताओं की होती है, हमने वहां निष्पक्ष रूप से महम जैसे स्थान पर पंकज जी या रखिए निसिंग अपनी जैसे स्थान पर हमने कंटेस्ट नहीं किया। निसिंग में एक बात और पूरी कर दूं, करनाल की निसिंग की बात कर दूं, तो पहला नंबर भी भाजपा का है और दूसरा नंबर जो है हमारा साथी जनक पोपली का है। दूसरा, पहला रोमी सिंगला का है, वो भी कार्यकर्ता है। दूसरा जनक पोपली, वो हमारा प्रदेश का महामंत्री रहा है युवा मोर्चा का, ठीक है, अपना साथी कार्यकर्ता है। ठीक है सर। डॉक्टर पंकज रखिए अपनी बात। रावल साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली और उस पर बड़ा कूद रहे हैं। तो रावल साहब भी एक बार अपनी बीजेपी के अतीत में जाकर के देखें कि वो कितनी सीटें जीत के आते थे और कितना क्या करते थे। कितने सालों के संघर्ष के बाद भाजपा आज सत्ता में आई है। अपना अतीत ना भूले, अपना अतीत ना भूले। हम भी आज पहली सीट पे रख रहे हैं, अपनी पहली सीट पे अगर 1 सीट हम जीते तो खुश होंगे, हम 1 सीट जीते तो बहुत खुश होंगे। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अखबार के आंकड़े गलत है। अगर न्यूज पेपर के, समाचार पत्रों के और न्यूज चैनल अगर आंकड़े गलत दे रहे हैं तो आपके आंकड़े मान लेते हैं। फिर जो आंकड़े बीजेपी प्रस्तुत करेगी उसको पूरा देश मान लेगा। फिर नहीं, मैंने बताया ना। नहीं, अरे साहब, मैंने बताया ना कैसे भाजपा का आप बताओ मैंने क्या गलत बताया? जो मैंने बताया वो क्या गलत है? भाजपा के दो ही तरीके के प्रचार हो रहे हैं, या तो 26% पे आ रहा है या 32% पर, 42% का कहीं पे नहीं आ रहा। आपके बेवकूफ बनाने की राजनीति मत किया करो। रिजल्ट कैसे थे, फिगर्स क्या थी, उसका प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो नतीजे आए बीते कल का, आने वाले कल पर क्या असर होगा, मैं इस पर बात कर रहा हूं। जिस तरीके से अभी बीजेपी और जेजेपी के जो नेता हैं आपस में जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गठबंधन भी टूट जाएगा कुछ दिन के बाद। क्योंकि जिस तरीके से विनोद ब्याना जी का बयान है कि जेजेपी हमारे साथ नहीं लड़ी तरीके से, बावल में बनवारी साहब का बयान आया ब्रह्मन लाल जी का, तो ये सारे बयान इस चीज को दर्शाते हैं कि अब जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन है वो भी टूटने वाला है। क्योंकि ये चुनाव से पहले भी अलग अलग सिंबलों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, अचानक से कंबाइन होकर के इन्होंने चुनाव लड़ा। और मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी का संगठन अब मजबूती के साथ काम कर रहा है। और ये जो हमारे को वोट परसेंटेज मिला या जो 1 सीट मिली, इससे हम बहुत उत्साहित हैं। और हरियाणा की जनता के अंदर अपनी नीतियों को लेकर के पहुंचेंगे। अपने जो कार्य हम पंजाब और दिल्ली के अंदर किए हैं, आज तक 3 बार दिल्ली में सरकार रिपीट की, एक बार पंजाब में बड़ी अच्छी सरकार लेकर के आए, जो हम वहां पर अच्छी अच्छी नीतियों के साथ काम कर रहे हैं वो हम जनता में लेकर के जाएंगे। ठीक है, और इन चीजों को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, मैं जोगेंद्र जी के पास आता हूं। केशव जी, एक वाक्य देना, एक वाक्य सर। मैं एक बार सभी को समय दूंगा। विदु जी पॉइंट दर पॉइंट बात कर रहे हैं, प्लीज सर, सभी को समय दूंगा मैं प्रॉपर ना। मैं जोगेंद्र जी के पास आ रहा हूं, मौर्य साहब के पास। मौर्य साहब, पहली बार चेयरमैनी का चुनाव हुआ जो कि डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, जनता ने पहली बार अपने चेयरमैन को सीधे तौर पर चुना, उसमें भी बिना सिंबल जाने का फैसला। हां, 5 दशकों से कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटजी रही है वो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के बदलते हुए सिनेरियो के अंदर कांग्रेस का ये जो मूव था विदाउट पार्टी सिंबल जाने का, वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ? क्योंकि निर्दलीय जो कि कोरी सलेट हैं, आप उनके ऊपर कांग्रेस लिख रहे हैं, लेकिन भरोसा कोई नहीं कर रहा है। देखिए केशव जी, एक बात, पहली बार तो कॉर्पोरेशन के भी मेयर के चुनाव सीधे हुए थे, हमने उनको भी सिंबल पे नहीं लड़ा ना। अगर हमने अब की बार ऐसा फैसला लिया हो, स्थानीय निकाय में हमारी पार्टी चुनाव लड़ती नहीं, एक बात। जब हमारी चुनाव, और रही बात अब दूसरे प्रवक्ता थोड़ा बताएंगे कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कांग्रेस ने तय किया, उसकी नीति थी, एक बात। अब ये कह रहे इन्होंने क्यों नहीं टिकट दी, फिर निश्चित में क्यों नहीं टिकट दी? जो इनके साथ महम में और निसिंग में कई कार्यकर्ताओं की स्थिति है, हमारे कांग्रेस के भी निर्दलीय के रूप में कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, एक बात। और रही बात जो भी है, अब मैं ये बात कहता हूं, जब सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे और जब सिंबल को ही वोट नहीं दिया, निर्दलीय को वोट दिया है, तो वो वोट ये अपने पक्ष का वोट किस प्रकार से कोई मतलब क्लेम कर सकता है? ठीक है, जब सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, हम तो फिर भी एक क्लेम कर सकते हैं कि हो सकता है कि हम हाथ पे चुनाव लड़े, वो वोट हमें मिल सकता है, हम तो फिर भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने चुनाव लड़ा है और सिंबल पे चुनाव लड़ा है, वो किस प्रकार से क्लेम कर सकते हैं? और स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों पे, स्थानीय बातों पे, स्थानीय विषयों पे होते हैं,
स्थानीय चेहरों पे होते। हमारी पार्टी ने कहीं ना कहीं अलग है कि जब राहुल जी अपनी बात कहते हैं कि मैन में हमारे साथ ये हो सकता था इसलिए वहां पे हमने सिंबल नहीं दिया, हमने निसिंग में सिंबल नहीं दिया, तो इसी स्थिति को देखते हुए हमने भी अपने कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की कंपटीशन की भावना और किसी प्रकार का असमंजस ना हो, हमारे कार्यकर्ताओं में निचले स्तर पर स्थानीय मुद्दों को स्थानीय उस तरीके से राजनीति ना हो, इस प्रकार से फैसला लिया। और मैं ये मानता हूँ कांग्रेस का फैसला सही था। मैं आपकी ये बात मान रहा हूं और मैं आपकी रणनीति के ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, और जैसा कि हमने कहा कि हम विश्लेषण इस बात का कर रहे हैं कि इस स्टेप्स का, इन नतीजों का आने वाले कल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब आप देखिए, सुनिए तो सही, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आप ही से जवाब ले रहा हूं इस बात का। आम जनता जो है वो इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूजन में रही कि कांग्रेस पार्टी मौजूद है कहां पर। तो कांग्रेस पार्टी ने संगठन के लिहाज से, अब आप चूंकि पार्टी के हैं, प्रवक्ता हैं, सारी चीजों को समझते हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आप तो मौजूदगी दर्ज करवा पा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी को यही नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं चुनाव में है भी या नहीं भी। तो धीरे धीरे संगठनात्मक नुकसान हो रहा है। दूसरा, आपकी जिला अध्यक्ष अभी तक तय नहीं है। संगठन के लिहाज से कांग्रेस पार्टी पिछड़ी हुई है, क्या आप इस बात को भी नकारेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ना तो संगठन के रूप से पिछड़ी हुई है, न और इस प्रकार से है। और स्थानीय स्तर पर जब एक नीतिगत फैसला हुआ, ये नीतिगत फैसला लिया गया, और अगर निर्दलीय नहीं आते, मान लो निर्दलीय इतने जीत कर नहीं आते, तो भी हमारे ऊपर ये आरोप लग सकता था कि भी मतलब ये है। अब नीतिगत फैसला तो हमारा सही साबित हुआ। इसमें देखिए कि जब जनता स्थानीय मुद्दों पे, स्थानीय निकाय के चुनाव को आप विधानसभा से, लोकसभा से तुलना नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रकार से तुलना करके चलेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमेशा भारतीय जनता पार्टी आती है, लेकिन वह क्या वो सरकार बना पा रहे हैं? स्थानीय जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, स्थानीय विषयों पे होते हैं। स्थानीय जो चुनाव है, निकाय चुनाव, उनमें चुनाव न लड़ने का फैसला हमारा था, और उस फैसले जो परिणाम आए, उन परिणामों ने तो ये साबित कर दिया कि कहीं न कहीं, और जहां पे भी मतलब इस प्रकार से, और जो ये करे कि हम वहां गढ़ में जीते, जब हमने सीधा चुनाव ही नहीं लड़ा तो किस प्रकार के गढ़ की, किस प्रकार के बात हो रही है? हमारे तो एक एक जगह पे कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे। जोगेंद्र जी, राजनीति के बदलते हुए, देखिए आप जब सत्ता में थे उस समय क्या रणनीतियां रहती थी, ठीक है, उस समय सब माफ होता है क्योंकि आप गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं। अब जब विपक्ष में हैं, गुटबाजी की खबरें जो है हर चौथे दिन आती रहती हैं, आज ये खेमा नाराज, आज वो खेमा नाराज, आज इसकी रिपोर्ट गई, आज उसकी रिपोर्ट गई। उस सिचुएशन में भी कांग्रेस पार्टी अपनी मौजूदगी को अगर दर्ज करवाती तो सिनेरियो और आंकड़े और फिगर्स, आपको लोगों को समझाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हमें फायदा हुआ है, वो फिगर्स अपने आप बताते। आप केशव जी, ये तो पार्टी का नीतिगत फैसला है ना। अब उस नीतिगत फैसले को हम बैठ के अब जो फैसला लिया है, विश्लेषण कर रहे हैं, आपकी बात है, उस पर अभी पार्टी हो सकता है उस पर मंथन करे, लेकिन अब तक जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हमारा जो आया है, उसको हम ये मानते हैं, ठीक मानते हैं, उसको हम अपने खिलाफ मैंडेट मान ही नहीं रहे हैं। मतलब इस मूव को भी और इन नतीजों को भी आप मान रहे हैं कि हमारे अनुकूल ही है, कोई नुकसान नहीं है, हमें फायदा ही है? जी बिल्कुल, ठीक है, यही मैं इसी के ऊपर मैं रिएक्शन भी लूंगा आगे। मैं अब रजवंत जी के पास आता हूं। रजवंत जी, ये सुई एक पे क्या अटक गई है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेहनत चौटाला साहब बहुत कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, नो डाउट कर रहे होंगे, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बड़ी पार्टी, प्रदेश की महत्वपूर्ण पार्टी होने के बाद भी, परंपरागत पार्टी होने के बाद भी नतीजे पता नहीं किस तरफ हैं, और अब तो दूसरी पार्टी आकर बोलने लगी है कि इन्हें लोग कहीं है नहीं, विकल्प तो हम हैं। देखिए, ये इनकी सोच है। नरवाना अगर हमारा समर्थित उम्मीदवार अगर वहां पे जीता है तो इसमें क्या वो पार्टी का समर्थित उम्मीदवार हमने पहले ही बताया हुआ था। एलनाबाद की भी सिचुएशन बतानी पड़ेगी ना डाइनवाल साहब। मैं बता देता हूँ। मैं आपको एक बार पहले एक चीज कह चुका हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्यादातर गांव की पार्टी बोलते हैं। यहाँ पे गांव के किसान मजदूर का मेरा वर्ग जो है वो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि शहर में हम कमजोर रहे थे, लेकिन अब हम शहर में अपनी पार्टी के प्रोग्रेस कर रहे हैं। शहर में जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अब जुड़ रहे हैं। लोग, शहरी लोग भी अब कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ। और जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम कमजोर हैं, एक बार उनसे कोई पूछे कि इससे पहले जो ये जो नगर परिषद जो थी, इनमें उनका कितने चेयरमैन थे और उनके कितने नगर पालिकाओं में चेयरमैन थे और अब उनका क्या हश्र हुआ है। अगर वो पहले उनके 14 थे नगर परिषद के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी कह रही है तब उनके 10 चुने गए हैं। नगर पालिकाओं में भी उनको 7 कम हुई है। तो ये चीज सोचे कि कहीं ना कहीं उनको लॉस हुआ है। दूसरी चीज, इनके मंत्री डाइनवाल साहब, आप अपनी बेहतरी या कमजोरी की तुलना दूसरे के साथ क्यों कर रहे हैं?
देखिए मैं आपके संगठन का सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं अपनी बेहतरी की भी बता रहा हूँ, दूसरी की भी बता रहा हूँ मैं। और दूसरी बात एक चीज है, इनके जो आज सरकार ये कहती है कि हमने अच्छा काम किया, तो इनके जहां पर भी इनके मंत्री थे, चाहे भिवानी की बात करें, चाहे इनका क्या बोलते हैं टोहाना से इनका मंत्री था देवेंद्र बबली था, ये मंत्री था, या इनका बावल में जो मंत्री था डॉक्टर बनवारी लाल जी मंत्री थे, ये अपने ही इलाके में चुनाव क्यों हार रहे हैं? चाहे चाना से डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम थे, वो भी अपने वहां से अपनी गड़बड़ी बचा पाए। एलनाबाद की क्या सिचुएशन है रजवंत जी? अब आप इतना बता रहे हैं तो मुझे एलनाबाद की भी बताइए। एलनाबाद में मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, एलनाबाद में भले ही हमारा चुनाव हारा है, चेयरमैन हमारा है, लेकिन क्या हमारे वार्ड के पार्षद नहीं जीते हैं? अब सर आप तीसरे नंबर पर रहे हो, तीसरे नंबर पर नहीं कड़वा तू बढ़िया गप वो वाली बात होगी ना सर। अब विश्लेषण तो सबका करना पड़ेगा। विश्लेषण मैं सभी का कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सवाल और आसान कर देता हूँ। मैं रजवंत भाई मैं सवाल और आसान कर देता हूँ। क्या इंडियन नेशनल लोकदल नतीजों से संतुष्ट है? देखिए, नतीजों से संतुष्ट नहीं हो सकते हम कभी भी। जनता, हमने तो सिर्फ इस चीज की कहा कि हमने कितना काम किया, जनता हमारे साथ कितने आई। ठीक है, उम्मीद कितनी सीटों की लेकर रजवंत जी चुनाव के समय उम्मीद कितने सीटों की थी आपको? उम्मीद कितने सीटों की थी कि हम कम से कम ये प्रदर्शन तो करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बता रहा हूं कि हमने शुरू से कहा था कि हमारा काम है जनता के पास जाना और उनको अपना मैसेज देना। जनता हमारे साथ कितनी जुटती है, बात उस पर थी। हम सीटों के ऊपर नहीं जाते। हमने आज भी बात की, अगर वोट परसेंटेज की करें तो कहीं ना कहीं हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। अगर आगे जो चुनाव आएंगे, जिला परिषद के चुनाव आएंगे, रजवंत जी, ये वोट परसेंटेज बढ़ने वाला जो पॉइंट है ना सर, ये एक डिफेंसिव सा पॉइंट माना जाता है लोगों के द्वारा राजनीतिक। सुनिए या तो अरे सुनिए तो आप नहीं, एक मिनट सुनिए, सवाल सुन लीजिए, मैं जवाब ले लूंगा आपसे। सवाल सुन लीजिए, आपकी जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनती है वो सीटें जीतने की बनती है या वोट परसेंट को इंप्रूव करने की बनती है? पहले ये बताइए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 2019 में जब हमारी 1.5 वोट परसेंट आई तो हमने उसको भी स्वीकार किया था कि हमारा वोट परसेंट डाउन गया। अगर अब हमारा अप जा रहा है और अगर वोट परसेंट धीरे धीरे बढ़ेगा तो सीटें भी तो बढ़ेगी ना। ये ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं, ऐसा नहीं है। वोट परसेंटेज बढ़ जाए। भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। 30-40% सीटें जीतने वाली जो हैं वो भी विपक्ष में बैठ जाती हैं और 25% जीतने वाली वो सीटें ज्यादा निकाल ले जाती हैं। वोट परसेंटेज और सीट परसेंटेज दो अलग अलग बातें हैं, बहुत बारीक सी रेखा है दोनों के बीच में। मैं आपको वही बता रहा हूं कि जब हमारी वोट परसेंटेज बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हमारी सीटें भी बढ़ेंगी और आगे जो जिला परिषद का चुनाव आएगा, ब्लॉक समिति का चुनाव होगा, गांव में जो सरपंच का चुनाव आएगा, उसमें हम और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो गांव में जो ग्रामीण परिवेश में बसी हुई पार्टी है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बेहतर प्रदर्शन मिलेगा। और उस समय आप भी कहेंगे, खुद सरकार भी ये कहेगी कि इंडियन नेशनल लोकदल बेहतर प्रदर्शन के साथ एक बार फिर ताकत के साथ, मजबूती के साथ उभरेगी और 2024 में हम कमाल करके दिखाएंगे आपको। शुभकामनाएं आपको इस बात के लिए। मैं हरदीप जी के पास आता हूं, फिर मैं सेकंड राउंड के लिए आऊंगा, जो भी सवाल इकट्ठे हो रहे हैं। हरदीप जी, जननायक जनता पार्टी को लेकर भी सवाल इस बार खड़े हुए। एक सवाल तो ये कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या एक वो लाठी बन जाएगी जिसके सहारे ही बीजेपी जो है चलने का धीरे धीरे प्रयास कर रही है और प्रयास करती रहेगी? दूसरा, अगर इंडिपेंडेंसी अगर जेजेपी अपनी दर्ज करवाना चाहती है आप लोगों के बीच के अंदर, तो उसके लिए क्या कुछ स्टेप उन्हें उठाने पड़ेंगे? क्योंकि आप लोग भी ये मैसेज दे रहे हैं कि जो ग्रामीण इंडियन नेशनल लोकदल को कहा जाता था, जैसा कि रजवंत जी भी कह रहे हैं, अब जेजेपी भी शहरों की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये मैसेज आप भी कन्वे किया जा रहा है आपके द्वारा। पाटला साहब, आवाज आपकी मिल नहीं पा रही है। हाँ, देखिए केशव जी, सबसे पहले मैं पंकज जी का जवाब दे दूं। हाँ। पंकज जी ने कहा था कि तो शायद थोड़े दिन में समझौता टूट जाएगा। देखिए पंकज जी, ये समझौता चलेगा नहीं चलेगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ पार्टी की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी पूरे जिस तरीके से विकास को गति दे रहे हैं हरियाणा को, आगे भी ये गठबंधन इसी तरीके से चलता रहेगा और हरियाणा के विकास को गति प्रदान करता रहेगा। दूसरा, मैं आपको बता दूं, अब ये कहता है आम आदमी पार्टी के पंकज जी, थोड़ा इस पर ध्यान देना। आपने कहा कि हमने तो इतनी वोट ले ली, आपको एक सीट मिली है। देखिए, जब सरकार कोई चुनाव होता है तो सरकार के विपक्ष को जितनी वोट पड़ती थी, सरकार ने 25 सीटें ली है। उसके बाद जो सीटें दी थी तो जनता के पास क्या ऑप्शन था कि सरकार के खिलाफ वोट डालती। देखिए जनता ने उन सीटों पर भी आम आदमी पार्टी को नकार दिया, कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, इनेलो पार्टी को नकार दिया।
जनता को इन तीनों पार्टी से अपेक्षा निर्दलीय पर विश्वास हुआ। असल में मामला क्या था कि जननायक जनता पार्टी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार इतने थे क्योंकि टिकट तो वो एक को दे सकते थे, तो कृषि कारणवश जो हमारे पार्टी को छोड़ के उम्मीदवार गए थे वो जीते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, नारनौल से हमारी चुनाव लड़ा था कमलेश जी ने, वो जीती है। ठीक है पाटला साहब, ये विश्लेषण हम कल कर चुके हैं, ये तमाम पूरे विश्लेषण हो चुके हैं कल की, कौन कहां से जीता कौन कहां से हारा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जननायक जनता पार्टी को भाजपा के साथ ही आगे की राजनीति करनी है? इन चुनावी नतीजों से क्या आप ये लेकर चल रहे हैं या अपनी एक कहीं के स्वतंत्र अपना आगे का रास्ता आप लोगों को डेवलप करना है? केशव जी देखिए, जननायक जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, हम लोग कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है। देखिए मैं आपको एक खुलकर मैं बता दूं, जब एक बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ये निर्णय लिया था कि हम इकल्ले चुनाव लड़ेंगे, तो हमने तो अपनी लिस्टें भी जारी कर दी थी। और ये देखिए जहां पर जननायक जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, किसी सीटों पर से थोड़ी सीटों पर चुनाव लड़ा, वहाँ पे 24% वोट जननायक जनता पार्टी ने दी है। और एक दो सीट पर कुछ ऐसे उदाहरण हुए कि तो हमारे जैसे शाहबाद है, शाहबाद पर जननायक जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार जीता है। तो मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आज का विषय है मैं आपको बता दूं कि गठबंधन के तौर पर लड़ेगी जननायक जनता पार्टी का जो संगठन है, हम दुष्यंत चौटाला जी का नेतृत्व है और जननायक जनता संगठन है, उसके दम पर हम निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरह आने वाले टाइम में उभरने वाले। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल के पास में आता हूं, अब तीसरा राउंड शुरू करते हैं चर्चा का। रावल साहब दीजिए जवाब, जो भी सवाल अभी तक इकट्ठे हुए हैं। देखिए, क्योंकि आप विश्लेषण से बचना चाह रहे हैं और आप विश्लेषण खूब कर चुके हैं कल से ही इस चैनल पर, तो मैं ये एक दो बातें जरूर रजिस्टर करना चाहता हूं। नंबर पहली बात, मुझे इको बहुत आ रहा है जी, इको को प्लीज फिक्स करवा दीजिए। टेक्निकल टीम देखिए जरा इस फॉल्ट को एक बार। जी पहली बात तो ये है जी, पहली बात जो मैं रजिस्टर करना चाहता हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावों में प्रदर्शन है, इस पर भी एक जो है पूरी की पूरी चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार से देश और प्रदेश के माहौल किस प्रकार का बनाया जाता है। हर चुनाव से पहले ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो आज यहां पर बैठकर खुद को गांव की पार्टी बता रहे हैं, वो कल यहां पर डिबेट्स में आकर छाती पर हाथ मार मार के कह रहे थे कि नंबर 1 पर इनेलो रहेगी। 1 पर ही रही, जनता ने इनकी बात को सत्य किया, 1 पर ही रखा इन्हें। लेकिन जो जिस प्रकार से ये हवाई बातें करते थे, वो आज मतलब कंसिस्टेंसी क्या है? भाजपा का प्रवक्ता तो जो आज कह रहा है वही कल कह रहा था, वही परसों कह रहा था और वही कल कहेगा। लेकिन किस प्रकार से ये लोग जो हैं, जो इनके यहां पर आकर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आकर यहां पर कहा करता था, मतलब हम हंसते नहीं थे क्योंकि हम भी उन स्थितियों से निकले, लेकिन कभी हम इस प्रकार से चेस्ट थंपिंग नहीं करते थे। हम नेहरू जी को ललकार नहीं मारते थे, अरे नेहरू तुम्हारी तो कुर्सी खींच लेंगे, हमारे तो इतना समर्थन हो गया। एक आध कभी हमने कोई परिषद जीत ली, कोई प्रदेश जीत लिया। 1967 में 13 प्रदेश जीते थे, 1967 में 13 प्रदेश जीते थे। भाजपा तो नहीं थी उस समय, जनसंघ थी, जनसंघ के समर्थन से यानी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर 13 प्रदेश एक साथ जीते थे हम। तो तब भी हमने इस प्रकार का नहीं कहा था कि भाई अब तो हम वाइप आउट कर देंगे। ये क्या है? ये इस प्रकार से अति उत्साह में जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हो सकता है कि अति उत्साह में कह रहे हो, और हो सकता है कि हमारा एक जो मनोस्थिति बन गई है वो ये बन गई है कि जिस प्रकार दशकों तक कांग्रेस जो है आम जनमानस की मासूमियत के साथ खेला करती थी, अब भी जनता उतनी ही मासूम रह गई है। जनता को नहीं पता, अरे नहीं साहब, वोटर आपसे मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप उद्यमियों को देखता है, नोट करता है, डायरी में नोट करता है, और उसके पास एक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने एक अधिकार दिया हुआ है, वो इंतजार करता है चोट मारने की, और जब चोट मारता है तो आपको जोर से लगती है, फिर आप बहानेबाजी करते हो। हर चुनाव केशव जी, हर चुनाव, चाहे ये निकाय के चुनाव हो, चाहे इससे पहले राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे उससे पहले 5 राज्यों की जो विधानसभा का चुनाव है, हर नतीजा जो है आकर मोहर लगाता है कि घरों के अंदर बैठी साइलेंट मेजोरिटी, जो लोग, जो शांति प्रिय लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो तमाशों में यकीन नहीं रखते, जो सड़क पर जो हुड़दंग होते रहते हैं कांग्रेस और कांग्रेस की समर्थन पार्टियों द्वारा, उनसे खुद को अलग करता है और नफरत करता है। मैं आज यहां पर यह मौका भी लेना चाहता हूं कहने का कि जो भी भाजपा की विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें खुद को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जिन फर्जी मामलों पर खड़े होते हैं, इसके साथ जनता सरोकार नहीं करती है। दूसरी बात, इन्होंने जो आचरण बना लिया है
कि भाजपा की हर बात का विरोध करना, नकारात्मक राजनीति करना, इसका समर्थन नहीं करती जनता। आप भारत के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं जाकर, आप बहुत मौकों पर जाकर चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की तरह बोलने लगते हैं कि 50-50 किलोमीटर घेर लिया। आप बहुत मौकों पर आकर आपको लगता है विदु जी इन मुद्दों का प्रभाव निकाय चुनाव में भी पड़ता है? अब निश्चित तौर पर केशव जी अच्छे और बुरे का फर्क पता चलता है। हाँ। आज यहाँ डिबेट को जीतने के लिए 4 झूठ बोलकर ये प्रवक्ता चले जाएंगे, झूठे दावे कर लेंगे, परसेंटेजेस बता देंगे, लेकिन जनता को इनको लगता होगा कि बेवकूफ बना पा रहे हैं। जनता बहुत समझदार है। मैं इनसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मेरे साथ मैं भी राजनीति करता हूं, ये भी राजनीति करते हैं। एक बार मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं आज इनसे निवेदन करता हूं, अरे साहब, जनता के मतदाता को मतवान मानिए। मतदाता मतवान है, उसका एक मत है, वो बहुत विवेकशाली है। उसको इस प्रकार से इतना सस्ता मत समझिए कि आप आकर दिल्ली के अंदर एक काम करें, पंजाब के अंदर दूसरी बात करें। पंजाब के अंदर तो आप बजट बता रहे थे, 1,70,000 का बजट होगा, 20% उसमें कमीशन, 34,000 तो ऐसे ही आ गया। उसके बाद केजरीवाल साहब बता रहे थे 20,000 करोड़ जो है वो हम हर साल का जो है रेता वाला जो माफिया उससे पकड़ेंगे, ड्रग माफिया से पकड़ेंगे। क्यों करके 54,000 हरियाणा पर सेंटर्ड रहेंगे। जीतते ही जो है कटोरा लेकर मोदी जी के पास पहुंच गए। ठीक है, तो सेंट्रल हरियाणा पे ही रहे हम। तो हरियाणा के अंदर चाहे आपकी एकमात्र सीट भी जो आई है, वहां पर भी मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा का कार्यकर्ता है, कल को फिर उसको भारत माता की जय कहनी होगी, वो भाजपा में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का प्यार और आशीर्वाद शामिल है। मैं पंकज जी से जवाब लूंगा इस बात का भी, लेकिन पहले मैं एक बार मौर्य साहब के पास आ रहा हूं। जनता अपना काम ठीक है, मैं जवाब लेता हूं आपके सवाल, नहीं सुधर रहे हैं। मैं जवाब लेता हूं इस सवालों का। मौर्य साहब, उनका यह कहना है कि जो तमाम ऐसे नेशनल इश्यूज हैं जो कांग्रेस पार्टी का भले ही स्टैंड रह सकता हो, लेकिन वो एंटी नेशनल स्टैंड बीजेपी को लगता है, उनका फर्क इन छोटे छोटे चुनावों में भी पड़ रहा है, क्योंकि एक इमेज फॉर्मेशन जो है वो गलत हो रही है जनता की नजरों में कांग्रेस पार्टी की। देखिए केशव जी, चैनल पर बैठकर दूसरों पर झूठ के आरोप लगाना, किस्से करना, और रही आंदोलन की, चाहे महंगाई के मुद्दे थे, ये तो कपड़े उतार के वो करते थे। और कांग्रेस पर, यूपीए की गवर्नमेंट पे जो इन्होंने आरोप लगाते थे, चाहे वो 2G था या कितना था, किसमें कुछ मिला नहीं, सब झूठ की दुकान है, ये सब सारा वो है। मैं कभी इस प्रकार के आरोप लगाता नहीं हूँ किसी के ऊपर भी। और रही बात, दूसरी बात है कि हम आज डिबेट कर रहे हैं कि जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों पे और राष्ट्रीय उस पे क्या मतलब स्थानीय निकायों पे जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, उन अब आप देखेंगे इनके पूरे के पूरे ये घोषणाओं की पार्टी बन के रह गई है। अब ये बहकाने की जो राजनीति करते, आज राहुल जी बैठे बैठे यहाँ पे करें कि अब जनता जागरूक हो गई है। अपने पूर्वजों को बेवकूफ बताना कहाँ तक की समझदारी? क्या पहले जनता, मतलब जब कांग्रेस की सरकारें थी तो जनता बेवकूफ थी, इनको अगर मत मिल गए तो जनता है जो समझदार हो गई, और कल को अगर इनको मत नहीं मिलेगा जनता दोबारा बेवकूफ हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं है। ये अकेले राष्ट्रभक्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी का, सभी पार्टियों का भी अपना योगदान रहा है देश के स्वतंत्रता आंदोलन, हम ये भी बात नहीं करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आज देश की जो नींव खड़ा है, आज देश एक दिन में देश नहीं बना है एक चीज का। फिर मैं उसी बात पर आता हूँ, स्थानीय मुद्दों की बात पर आता हूँ। जनरल आरोप लगाते हैं, दूसरों को झूठा बताते हैं, बातें कहते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप ये देखिए कि ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा गया, इस चुनाव में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने, हम तो स्वीकार करते हैं कि हमने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा, रण छोड़ है फलां, अब ये महेंद्र सिंह में रण छोड़ क्यों हुई? और पिछली बार जब मतलब विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ती है। तो पार्टी का नीतिगत फैसला था, उस नीतिगत फैसले के तहत हमने चुनाव नहीं लड़ा। और निर्दलीयों ने अगर किसी भी सिंबल पे चुनाव, जब एक चॉइस है, जब एक विकल्प है, तो किसी भी, जब उनके पास क्या 5 सिंबल थे, यहाँ पे 500 सिंबलों को अगर नकार के निर्दलीयों को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी है। 500 सिंबलों को नकारा है और बड़े वो परसेंटेज और देखने को मिली। इस बार एक चीज और ऑब्जर्व की विश्लेषकों ने, पत्रकारों ने फील्ड पर, कि आप लोग जब पहले बिना सिंबल के इलेक्शन में जाते थे, चुनाव में जाते थे, तो वो रणनीति आप बोलते थे, लोगों को रणनीति ही लगती थी कि भाई ठीक है, वो कह रही कि भाईचारे की बात है, लोकल बॉडी का इलेक्शन है, तो ठीक है, लोग उसको मानते थे। लेकिन इस बार का संदेश लोगों में रणनीति ना होकर बहाने का गया कि आपसी गुटबाजी इतनी है कि कांग्रेस और गुटबाजी को नहीं बढ़ाना चाह रही, इसलिए वो बिना सिंबल के उतर रही है। देखिए सुनिए, कहाँ की गुटबाजी? एक विधायक के साथ इन्होंने साठ गांठ करके
धोखाधड़ी से, षड्यंत्र से, किसी प्रकार से अगर राज्यसभा की सीट को ये कामयाब करने में कामयाब रहे हैं, अगर कोई एक आदमी तो उसमें गुटबाजी, इनके सांसद यहाँ पे उसे गुटबाजी नहीं कह रहे। मैं आप अगर कहेंगे तो मैं 2-3 पॉइंट्स इलेबोरेट कर दूंगा और ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा समझाना। इनके देखिए ऐसा है जो है कि जो बड़ी पार्टी होती है जिसमें इस प्रकार के वैचारिक मतभेद होना अलग बात, लेकिन जब जब पार्टी ने फैसला ले लिया, क्या किसी का अब तक भी ये बयान आया है कि हमें सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए था? तब तो गुटबाजी की बात होती किसी प्रकार से। नहीं, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है। तुम्हारी शैलजा का बयान नहीं सुना? कब दिया उन्होंने? किरण चौधरी ने तो कहा कि डर के भाग गए हुड्डा साहब। आप टीवी में कुलदीप बिश्नोई ने कहा, कुलदीप बिश्नोई ने फ्री हैंड की बात की है, फ्री हैंड पर सवाल खड़ा किया है। कुलदीप बिश्नोई आपके अरविंद आपके सांसद आप पर आरोप लगा रहे हैं। किरण चौधरी का नाम जानते हैं क्या? वो कांग्रेस में आप बोलने में बोला बीच में। किरण चौधरी कौन है? राहुल जी बीच में बोला। मैं शैलजा कौन है? नहीं, आप झूठ तो ना बोलिए। मैं बोला बीच में। चलिए आप झूठ मत बोलिए बस भाई साहब, मेरे तो ये नहीं, झूठ मत बोलिए आप, बस झूठ। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ, मैं जवाब ले रहा हूँ उनसे। ठीक है, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, ये बीच में बोल रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, झूठी आरोप लगा रहे हैं, झूठी बातें कर। भारतीय जनता पार्टी को झूठ फैलाने के, भ्रम फैलाने के सिवाय कोई काम नहीं होता। किरण चौधरी कौन है? मैं झूठ। अच्छा चलो एक मिनट मैं निकाल देता हूं। मैं एक बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले की बात अलग है, जब पार्टी ने नीतिगत पहले अपना विचार प्रकट करना अलग बात है। पहले अपना यूं तो आपका और जनता और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कह दी। पहले तो भाजपा और जनता ने अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कह दी और फिर इकट्ठा चुनाव लड़ लिया। सवाल वो नहीं है। देखिए, इस बार लोगों ने ये क्यों कहा कि कांग्रेस पार्टी बहाना बना रही है? क्योंकि कैप्टन अजय यादव का बयान सामने आया, वो तो सबके सामने की बात है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा को अगर मौका इस तरह से नकारा नहीं जा सकता था, राज्यसभा चुनाव की बात है। उसके बाद अब हुड्डा साहब का लेटेस्ट बयान आया। उन्होंने कहा कि जो एक है जिसने वोट नहीं दिया वो उन 29 में से नहीं है जो रिजोर्ट पर साथ गए थे। किरण चौधरी पर वो खुद निशाना साध रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको जनता नोटिस कर रही है। आप फिर अपने सवाल पर आइए, जो आपने सवाल किया। सवाल यही है, सवाल ये है। हाँ। देखिए आप एक बात देखिए, पहले एक निर्णय लेने से पहले अपना विचार प्रकट करना अलग विषय है। लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, अपना मत प्रकट करना अलग बात है। लेकिन निर्णय लेने के बाद अलग बात है। पार्टी ने निर्णय लिया कि हम उस पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहले अपने अलग अलग मत हो सकते थे। आप अनुमति दें तो अब यही मत की अगर बात करें, बीच में नहीं बोलिएगा आप, बीच में नहीं बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। भाजपा और जनता ने अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कही, फिर इकट्ठा चुनाव क्यों लड़ा? मत हो सकते हैं, हम तो आरोप नहीं लगा रहे किसी प्रकार का। पहले आप चुनाव लड़ने के बाद भी इनके आदित्य चौटाला जी जो वाली में सरेआम बयानबाजी करते हैं, इनके आरोप लगाते हैं आदित्य चौटाला जी। केशव जी, जेडीपी पे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्य देवलाल जी का बयान सुन ले। तब वाली में चुनाव प्रचार के दौरान आदित्य चौटाला जी ने क्या कहा? आपके अरविंद शर्मा आपके नेताओं पे आरोप लगाते हैं, रुपए खाने के आरोप लगाते हैं। एक आपका सांसद 350 करोड़ रुपए का कहाँ है, कहाँ इस प्रकार के आरोप लगाता है? बात वहां नहीं है, विषय ये है कि जब हमने पहले वो चिट्ठी लिखकर बता चुके हैं कि उनका कोई मतभेद नहीं है। चिट्ठी लिखकर बता चुके हैं कि कोई मतभेद नहीं है। वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे के सारे बयान है। ने चिट्ठी लिखी कहीं पर, कुमारी शैलजा ने कहीं चिट्ठी लिखी कहीं पर। चलिए ठीक है, मैं उस डिबेट पर नहीं जा रहा। मैं तो इसे फ्यूचर से कनेक्ट कर रहा था। अगर आप लोग वहां नहीं पहुंच रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसे अवॉइड कर देता हूँ। कोई बात नहीं मौर्य साहब, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रजवंत जी के पास आ रहा हूँ, फिर पंकज जी के पास आता हूँ। रजवंत जी कनेक्ट हो गए दोबारा। रजवंत जी रखिए अपनी बात, उंगली उठा रहे थे आप। माहौल था नगर निगम और नगर परिषद के जो चुनाव थे, निकाय चुनाव में जो मुख्य मुद्दा था वो भ्रष्टाचार का था। जनता उसको समझ चुकी थी कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आज जिस प्रकार से ये अकेले एक आदित्य देवीलाल की बात नहीं थी, आदित्य चौटाला ने खुद नहीं बताया। एक ने चाहे नारनौल की बात करें तो वहां पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। यहाँ पर बावल में अगर बात करें तो वहां पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। और अगर इससे पहले जो चुनाव हुए थे
वहां पर जो नगर परिषद थी रेवाड़ी, उसमें भी इसी प्रकार के आरोप चले थे। गुड़गांव में, फरीदाबाद में, या जहां पर भी चले, भ्रष्टाचार एक मूल रूप से आज जो अपने आप को ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, और आज उसी के राज में अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर इनके सांसद हैं अरविंद शर्मा जी, उन्होंने मनीष ग्रोवर पर 300 करोड़ रुपए का आरोप लगाए थे। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, एक मिनट, जनता आशीर्वाद दे रही है, आप फर्जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए राहुल साहब, हम चर्चा के लिए बैठे हैं, आप चर्चा के लिए बैठे हैं। अगर हम चर्चा के लिए बैठे हैं तो शायद अच्छे बेहतर तरीके से चर्चा करें ताकि जनता को भी पता लगे। आपकी बात में हम बीच में नहीं बोले। जब आपके सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेज के माध्यम से बोलते हैं कि रोड़ा 300 करोड़ रुपए है, अमृत योजना के 300 करोड़ रुपए आपके प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर के ऊपर आरोप लगे थे, उसके ऊपर भी बयानबाजी होनी चाहिए थी। आदित्य देवीलाल ने ये कहा है कि यहाँ पर जो धन बल पे, पैसों के बल पर जो चुनाव लड़ने वाले थे उनका पर्दाफाश हुआ है, तो क्या वो गलत है? अब आप अपनी पार्टी के लोगों के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और उनको छुपाने की काम कर रहे हैं। मेरे को इस चीज से कोई मतलब नहीं आपके पार्टी के अंदर क्या चले, लेकिन हरियाणा की जनता का भला हमें देखना है और जहां पर हमें मुद्दे मिलेंगे हम उनको जनता के सामने रखेंगे। जनता की समस्या का समाधान करने के लिए जो हमारे से बरकस प्रयास होंगे वो प्रयास करेंगे। चलिए ठीक जी हाँ, जी गौरव जी, मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ सबसे। अब समय की थोड़ी सी पाबंदी है, पंकज जी से शुरुआत कर रहा हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। पंकज जी, रावल जी ने बोला कि जो इस्माइलाबाद से कैंडिडेट जीता है वो इनका बीजेपी का कैंडिडेट है और उनको भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। मैं रावल जी को बता दूं, भारत माता की जय बोलना बीजेपी का कोटेशन नहीं है। भारत माता की जय बोलना एक जन्मसिद्ध अधिकार है देश के हर एक नागरिक का, और हर एक नागरिक बोलता है। इसमें आप लोग, रावल साहब, ये नहीं कह सकते कि भारत माता की जय बोलेंगे। हम लोग यहाँ टीवी पे बैठ के भारत माता की जय बोलते हैं, रोडों पे जाके भारत माता की जय बोलते हैं। आप लोग मत सिखाइए कि भारत माता की जय किसको बोलना है या कौन बोलेगा। और आप एक बार बताएं कि 2014 में 2019 के अंदर आपके पास लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के लिए 10 कैंडिडेट नहीं थे, आपने 6 के 6 इंप्लांट किए। आपने आयात निर्यात का सौदा करते हैं आप लोग बीजेपी वाले। आपने कांग्रेस के सारे एमपी उठाए और यहां पे लड़ा दिए। आप एक भी कैंडिडेट बता दो, 10 के 10 आपके पास थे। आपके पास, आप लोगों के पास जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन में भी आपके पास 46 सीटों पे ना तो बीजेपी पास कैंडिडेट थे ना आपके पास। उसमें से आप कैसे कहते हैं कि निसिंग में हमने लड़ाया ही नहीं। अरे जब सत्तारूढ़ पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, दूसरी जो जेजेपी की पार्टी है उसके पास कैंडिडेट नहीं है, आपके पास 46 कैंडिडेट दो पार्टियों के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी के रावल साहब, आप मुद्दे उठा रहे हैं देश के, आप मुद्दा उठाइए सड़क का, आप मुद्दा उठाइए पानी का, आप मुद्दा उठाइए स्ट्रीट लाइट का। आप यहाँ बैठ के 370 की बातें मत करिए। आप बताओ हरियाणा के रोड कैसे हैं, आप बताओ हरियाणा में पानी कितना मिल रहा है। आप भिवानी के अंदर भ्रष्टाचार पे बोल के दिखाओ। भिवानी में 500 करोड़ का घोटाला आपकी सरकार में हुआ। आपके पूर्व के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन दोनों जेल के अंदर है। उस पर बात करिए आप कि भिवानी के अंदर आपके चेयरमैन जेल के अंदर क्यों है 500 करोड़ का घोटाला करके। मैं जवाब ले रहा हूं। रावल साहब जल्दी से जवाब देते हुए फाइनल कमेंट जल्दी से। कल ही मैंने बताया था कि भिवानी का पूरा बजट ही जो है नगर परिषद का 5 साल का जो है 90 करोड़ के करीब था। कल भी एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बाद में माफी मांग कर गया था 500 करोड़ का नाम लेकर। खैर, इन झूठ बोलने में इनके महारत हासिल है। मैं जल्दी से ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो सब यहां पर डिबेट पर बैठकर जो कुछ बोलते हैं, ये सभी के सभी बातें जाकर इन्होंने जनता के बीच में रखी। जनता ने इनकी अर्जी को फाड़ दिया और भेज दिया इनको वापस, और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर भेजा है और कहा है जितना अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करो। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती है। केशव जी, सिर्फ अंतिम बात ये कहना चाह रहा हूं कि नगर परिषद और पालिका हुई हमारी है, अब लोकसभा और विधानसभा की फिर से बारी है और हैट्रिक की तैयारी है। ठीक है सर। पाटला साहब बहुत जल्दी से। केशव जी, देखिए, लोकतंत्र प्रणाली के अंदर सभी को बोलने का हक है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या इनेलो पार्टी हो, लेकिन आखिरी जो फैसला होता है लोकतंत्र के अंदर वो प्रदेश की जनता करती है। प्रदेश की जनता फैसला करती है कि कौन सी सरकार कैसा कार्य कर रही है। और पिछले 2.5 साल के अंदर जिस तरीके से भाजपा ने और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जिस तरीके से काम किया, ये नतीजे दिखा रहे हैं जनता के इन कामों, सरकार के इन कामों। ठीक है पाटला साहब, जनता ने पूरे तरीके से अपनी मोहर लगाई है। ठीक है, और मोहर लगाई है। जहाँ तक जो चंडीवाल जी अभी बोल रहे थे, ये तो वो लोग हैं जैसे कहते हैं ना कि हम फेल होते आए। अब की बार की परफॉर्मेंस आ रही तो इनको लग रहा है बहुत बड़ा इन्होंने बाजार मार लिया। ठीक है साहब, नेलो पार्टी का तो आगे
राजनीति में नाम लेने वाला भी कौन नहीं होगा। ठीक है, नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है रजवंत भाई, जल्दी से जवाब। ठीक है, अब पाटला साहब समय की कमी है, फिर समय की कमी है, लास्ट में ऑस्पोस होता है बहुत ज्यादा। रजवंत भाई जल्दी से, पाटला साहब प्लीज, पाटला साहब प्लीज, इनको रोक दो, रजवंत भाई जल्दी से रखिए, इनका बस चले तो ये इन्होंने पार्टी को रोज रात जल्दी से बात रखिए। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इंडियन नेशनल पार्टी ने जो निकाय चुनाव में जो प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पर उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आगामी जो चुनाव जिला परिषद के आएंगे, ब्लॉक समिति के आएंगे, सरपंची के जो चुनाव आएंगे, उसमें बेहतर प्रदर्शन करके हम जनता के बीच में अपने प्रदर्शन को लेकर जाएंगे। सरकार मोर साहब बहुत जल्दी से। पाटला साहब प्लीज, पाटला साहब फाइनल कमेंट है, मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं। मोर साहब जल्दी से। देखिए केशव जी, बार से 10 तो चेयरमैन घटे हैं, इनके वोट परसेंटेज निर्दलियों का ज्यादा आया है, और जो निर्दलियों का वोट परसेंटेज आया है, सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, सिंबल पे चुनाव लड़ा था। जो सिंबल पे जनता ने चुनाव जो है मत नहीं दिया है, तो भाजपा और बसपा गठबंधन के खिलाफ मैंडेट इसको मैं मानते हैं, मैंडेट मानने के खिलाफ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रोफेसर विधु रावल जी, जोगेंद्र मौर्य जी, हरदीप पाटला जी, रजवंत दहीनवाल जी, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।